चलिए, विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसका महत्व है हमारे लिए? तो हमारे लिए जरूरी लेखन में है, बेसिक है हमारा, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में जब हम हिंदी भाषा को लिखते हैं तो हम वहाँ पर कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन चिन्हों का अपना एक अर्थ होता है, अपना एक मतलब होता है। तो वही मतलब, वही अर्थ हम यहाँ पर सीखेंगे। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें विराम चिन्ह के महत्वपूर्ण होने का, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चीज के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें, हम जिस समय बात कर रहे होते हैं तो कुछ बात करते समय हम सांस लेने के लिए रुकते हैं, तो जैसे अब उसी चीज को अगर हमारा लिखा जाए तो हम वहां पर एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो वो चिन्ह हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। या फिर हम इशारों से कोई बात कर रहे हैं, उन इशारों को लिखित रूप देने के लिए भी हमें किसी चिन्ह की जरूरत होती है, किसी निशान की जरूरत होती है, तो वो भी हमारे विराम चिन्ह के अंदर ही आता है। तो वही सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, एक सीधा सिंपल सा, तो शाब्दिक अर्थ आपको पता है विराम होता है, या इसको हम ठहराव भी कहते हैं या रुकना कहते हैं। तो विराम चिन्ह हमारे लिए क्या हो सकता है? जैसे हम यहाँ पर थोड़ी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे पंक्ति एक लाइन लिखी है कि लेखन कार्य में भावों अथवा विचारों में ठहराव के लिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो विराम चिन्ह है। तो ठीक है, हम ये विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमें इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? तो पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे विराम चिन्ह का प्रयोग सही जगह पर होना चाहिए। अगर हमने गलती से भी विराम चिन्ह का प्रयोग गलत जगह पे कर दिया तो हमारे वाक्य का भाव बदल जाता है। और वो कैसे बदलता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखिए। आपको लाइन क्या लिखनी है, ये जो यहाँ पर दिया है, आपको एक छोटी सिंपल सी लाइन लिखनी है। यहाँ पर लिखिए कि इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए। इनके प्रयोग में, अब इनके का मतलब क्या है? विराम चिन्ह के लिए है कि इनके प्रयोग में हमें सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा इनके गलत प्रयोग से भाव परिवर्तित हो सकता है। अन्यथा इनके गलत प्रयोग से भाव परिवर्तित हो सकता है। तो हमें कुछ भी चीज़ को जानने से पहले, कुछ चीज़ को समझने से पहले, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनके प्रयोग में आखिर क्या, इनके गलत प्रयोग से आखिर क्या बदलाव हो सकता है। तो जैसे मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, उदाहरण यहाँ पर आप लिखिए। उदाहरण लिखिए, जैसे हमने एक वाक्य लिखा, खेलो मत बैठो। अब ये वाक्य है। अब मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में इस वाक्य से क्या भाव आ रहा है कि खेलो मत बैठो। तो खेलो मत बैठो, तो आप कहेंगे कि मतलब यहाँ पर दो भाव आपके दिमाग में रहेंगे। मैं इसको दोबारा भी लिख रही हूँ, फिर दोबारा से, कि भाव आपको बताना है कि खेलो मत बैठो ये कहना क्या चाहता है। मतलब खेलने के लिए कह रहा है या बैठने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, आखिर इसका भाव क्या है? तो यहाँ पे अब आप इतने सारे स्टूडेंट एक साथ, अब अगर जब दिमाग लगाएंगे तो आधे आधे में बट सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये खेलने की बात कर रहा है कि खेलो मत बैठो, कुछ लोग कहेंगे कि ये कह रहा है कि खेलो मत बैठो। तो दो तरह के भाव आएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सटीक भाव क्या है इसका? तो आप यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अगर ये कॉमा लगाया या अल्पविराम का प्रयोग किया कि खेलो, अब आगे मत बैठो, तो यहाँ पे भाव क्या आया? यहाँ पे भाव आया कि खेलो, बच्चों को यानी किसी जो भी है उसे हम खेलने की बात कर रहे हैं, मत बैठो, बैठना नहीं है उसको,
लेकिन अगर हमने इस विराम चिन्ह को यहां से हटाकर यहां लगा दिया तो भाव चेंज हो गया हमारा। क्या हो गया? खेलो मत, यानी वो क्या कह रहा है? खेलो मत, मना कर रहा है खेलने के लिए, बैठो, शांत बैठना है। तो आपने देखा कि एक कॉमा का प्रयोग ही हमने आगे पीछे किया अगर किसी शब्द के, तो हमारा वाक्य का अर्थ ही चेंज हो गया। तो इसी तरह से आपको ये पता चलता है कि जो विराम चिन्ह हैं हमारे, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इनके लगाने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए। चलिए, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन हो सकता है ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसमें आप लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पर मत बैठो, तो यहाँ पे क्या भाव आ रहा है? खेलने को कहा जा रहा है। लिख सकते हैं यहाँ पर खेलने को कहा गया। और यहाँ पर खेलो मत बैठो, मतलब ये क्या कह रहा है? शांत रहने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसका भाव लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि पॉइंट हमारा ये यहाँ पर दिया है कि ये पॉइंट हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं। अच्छा, इसके विराम चिन्ह के साथ साथ ना एक चीज और आपको बता देती हूँ। एक शब्द होता है ये जो आपका है, मैंने खैर आप लोगों को ये बता दिया है कि शब्द है चिन्ह। अगर हम बोल रहे हैं चिन्ह, तत्सम शब्द है ये। अगर हम बोल रहे हैं चिन्ह, तो हम चिन्ह इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों सही है, ये चीज आपको पता है, मैंने बताया भी था जब हम वर्तनी कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो आपको क्या बताना है? 20। कामता प्रसाद कौन? जिन्होंने हमारे व्याकरण को व्यवस्थित ढंग से लिखने में मदद किया है, या कहें कि एक सही तरीके से, सटीक तरीके से उन्होंने लिखा है। वह अच्छे विद्वान माने जाते हैं हिंदी व्याकरण के, तो इसीलिए उनका नाम यहाँ पे आता है कि उनके अनुसार जो हमारे विराम चिन्ह है उनकी संख्या कितनी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि श्री कामता प्रसाद ने ही हमारे विराम चिन्ह को कहा है कि जितने भी हिंदी भाषा के जो विराम चिन्ह हैं वो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। अब किस चीज को छोड़कर? एक सिर्फ को, पूर्ण विराम को छोड़कर, क्योंकि हमारे पास एक ही विराम चिन्ह था। अगर हम बात करें प्राचीन अपनी भाषा की, तो हमारे पास सिर्फ एक ही विराम चिन्ह था और वो पूर्ण विराम। उसके अलावा हम किसी और विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा, यानी कामता प्रसाद ने बताया कि बाकी सारे विराम चिन्ह जो हैं वो हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में जो लिए गए विराम चिन्ह हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा से। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा श्री कामता प्रसाद ने कहा है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि आधुनिक हिंदी भाषा में, आधुनिक हिंदी जो हम इस समय पढ़ रहे हैं, हमारी उस हिंदी भाषा में जो प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमको नीचे वही चीज पढ़ना है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे आ जाते हैं। आपको सिर्फ उदाहरण लिखते हुए इसमें समझना है। लगभग मैंने परिभाषाओं को सबको इसमें लिखा है और बस आप लोगों को समझना है, समझते हुए अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ गया पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम हमको पता है एक खड़ी पाई की जैसे लगाया जाता है। हम जानते हैं कि ये कैसे, एक डंडे के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, खड़ी पाई के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो देख सकते हैं प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में। पूर्ण वाक्य का अंत मतलब जब हम कोई बात कह रहे हैं, कोई वाक्य हम बोल रहे हैं और उसका पूरा भाव जब समाप्त हो जाता है तो उसके अंत में हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन से विराम चिन्ह का? पूर्ण विराम का। और तथा प्राचीन भाषा के पदों में, अब प्राचीन भाषा के पद मतलब तो जो हमारे पद्यांश होते थे, जैसे हम रामायण की चौपाई कह सकते हैं, दोहे कह सकते हैं, तो वो उन सब में अब यहाँ दिया है पदों में यति के
स्थान पर। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा ये यति क्या आ गया, तो ये यति का कुछ मतलब नहीं है। यति का मतलब सीधा है जब हम सांस लेने के लिए जिस जगह पर रुकते हैं, तो साहित्य की भाषा में या हम कहें छंद की भाषा में उस स्थान को हम यति कहते हैं। विराम चिन्ह का स्थान न कहकर हम उसको क्या कहते हैं, यति कहते हैं। तो बस वही पे बात है। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों लिखा, अब आप कहेंगे ये वाला पॉइंट हमें ऐसे क्यों लिखा गया है, तो क्यों, इसलिए कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो आप लोगों को नोट्स बना के दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि मैं जब बता रही हूँ कोई एक क्वेश्चन के लिए आपको कोई लाइन बताती हूँ और आपको लगता है कि अगर वो लिखित नहीं है तो आप उसको अपने पास लिख सकते हैं, क्योंकि वो उस पर क्वेश्चन बना होता है, तो वो मैंने आपका बताया। अब बात करें हम इस नोट्स की, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस नोट्स में मैंने जितनी भी लाइनें लिखी हैं ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको वहां से क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए आपके नोट्स में लिखी हुई जितनी भी लाइनें हैं इन सबको अपने दिमाग में बिठाना है आपको। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ लेना है, ऐसे तो हम जानते हैं पूर्ण विराम के बारे में कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब किसी वाक्य का भाव खत्म हो जाए वहां पे प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमने जो लिखा है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पंक्ति लिखी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है, और नीचे एक ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ था कि प्राचीन भाषा के पदों में यति के स्थान पर। तो ये हमारा आ जाता है, ये चीज आपको समझनी है। चलिए, इसके बाद इसमें ना आप यहाँ पर जैसे लिख लीजिए और जैसे करके कोई भी वाक्य लिख लीजिए, जो वाक्य आपको पसंद हो। तो जो वाक्य आपको पसंद हो उस वाक्य का प्रयोग करिए। और ध्यान रखिएगा आज आपको 2 पेन का प्रयोग करना है, अगर 2 पेन का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आपको अंडरलाइन का प्रयोग करना है। वाक्य लिखिए इसमें, जैसे एक सीधा सिंपल हम एक संदेश भी लिख लेते हैं कि हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। एक वाक्य हमने लिया है, हमें बिजली, और बिजली पानी के बीच में योजक चिन्ह लगा दीजिएगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे पढ़ेंगे। हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब देखिए, जब यहां पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे तो यहाँ पे आप दूसरे पेन का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। दूसरे पेन का प्रयोग कहाँ पे, क्योंकि अब आप पूर्ण विराम को पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं। अगर आप 2 पेन का प्रयोग नहीं कर रहे, सिंगल पेन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी यहाँ पर पूर्ण विराम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, या आप लोगों ने लिख लिया होगा हमें बिजली पानी की बचत करनी चाहिए। ये वाक्य, इस वाक्य में पूर्ण भाव हो गया हमारा, तो विराम चिन्ह यहाँ पर हमारा लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। चलिए, नेक्स्ट उपविराम। उपविराम, अब उपविराम हमारा कैसा लगता है, तो देखिए ये 2 बिंदी इस तरह से, इसे हम उपविराम का प्रयोग करते हैं, मतलब इसे उपविराम कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो दिया है किसी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए, जब हम किसी शब्द का सीमा निर्धारण करते हैं, अथवा लिखित संवादों में उपविराम का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे लिखित संवाद क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे पहले ना मैं उदाहरण लिखती हूँ, उससे समझते हैं। तो इसमें वाक्य लिखिए, सबसे पहले तो आपको ना एक वाक्य लिखना है, यहाँ पर आप जैसे लिखिए और उसमें लिखना है आपको उदाहरण। अच्छा, इस चीज को मैं यहाँ पे ना लिख के मैं इसको नोट पे लिख रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर आपका जैसे करना है और लिखना है आपको एक वाक्य उदाहरण में। जैसे शब्द है हमारा विज्ञान, विज्ञान एक वरदान, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लेते हैं, हमें ना यहाँ पे उपविराम लगाना है यहाँ पर। अब देखिए
हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था शब्दों के सीमा निर्धारण में। तो शब्दों का सीमा निर्धारण किस तरह से करता है ये उपविराम। जैसे शब्द आ गया हमारा विज्ञान, राइट। अब अगर मैंने आपसे कहा कि विज्ञान पे आपको निबंध लिखना है, तो अभी इसको भूल जाइए जो मैंने यहाँ पे दिया। तो मैंने जब आपको सीधा सिंपल बोला कि आपको विज्ञान पे लिखना है निबंध, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, विज्ञान के लाभ और विज्ञान की हानियाँ। मतलब विज्ञान से जो लाभ हैं तो साथ ही साथ उसमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, हमें पर्यावरण को क्या हानि हो सकती है, तो आप ये सब तरह की बातें लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर उपविराम लगा के हमने एक वाक्य लिख दिया, मतलब दो शब्द लिख दिए, एक वरदान यानी विज्ञान एक वरदान। तो अब यहाँ पर इस चिन्ह की मदद से इसने क्या किया है, इस शब्द की सीमा निर्धारण करती है। मतलब शब्द की सीमा निर्धारण ये है कि हम सिर्फ विज्ञान के लाभ के बारे में लिखेंगे, अब उसकी हानियां नहीं लिख सकते। तो इस तरह से जब हमको किसी शब्द को पॉइंट करना होता है तो हम उपविराम का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी शब्द की सीमा निर्धारण के लिए हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उपविराम का। दूसरा उदाहरण यानी दूसरे हमारा पॉइंट था कि लिखित संवादों के रूप में। तो जैसे मान लो हमने एक वाक्य लिखा, सॉरी वाक्य नहीं, हम लिख रहे हैं किसी का एक डायलॉग, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, डायलॉग कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन जो होता है। जैसे दीपक, दीपक एक व्यक्ति है, ठीक है, और दीपक कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तभी यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कौन है, सोनू है। वो कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। यहाँ पर दीपक चाहे फिर दोबारा हम लिख सकते हैं, हालांकि हम ये दो ही, तो ये दीपक अगर दोबारा उससे बोलता है कब तक लौटोगे, जैसे कब तक लौटोगे, इसने पूछा। सोनू ने कहा शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी। इन दोनों का क्या है, ये संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, ठीक है। तो अब हमारा जो उपविराम है वो कहाँ प्रयोग होता है, तो हम चाहें तो इनके बीच में इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक प्रकार का चिन्ह होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर उपविराम को पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उपविराम को लगा रहे हैं कि यानी हम ऐसे संवादों के बीच में क्या कर सकते हैं, उपविराम का प्रयोग कर सकते हैं। हमें पता चलेगा ये किसका है, ये डायलॉग दीपक का है, ये डायलॉग सोनू का है, फिर दीपक ने कहा और फिर सोनू ने कहा, ठीक है। तो इस तरह से हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। तो हमने उपविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया था, तो दिया है इसमें शब्द की सीमा निर्धारण के लिए और लिखित संवादों के लिए, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आई, उपविराम का प्रयोग। अब इसके बाद हम अर्धविराम की बात करते हैं। अर्धविराम, अब मैं आपको जो एग्जाम्पल है वो दूसरी तरफ ही लिखूंगी, तो आप लोग अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं अर्धविराम की। तो अर्धविराम हमारा कैसे होता है, ऊपर ऐसे बिंदी होती है और नीचे इसके ये कॉमा टाइप से होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अर्धविराम कहते हैं। और इस अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है, तो हमें वो देखना है। तो यहाँ दिया है कि जब एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में पूरा होता है, एक वाक्य का भाव दूसरे वाक्य में जाके पूरा होता है, ठीक है, अथवा दूसरे वाक्य का भाव पहले वाक्य में पूरा होता है, या फिर पहले जो वाक्य है उसका भाव यानी जो दूसरा वाक्य है, अंतिम वाक्य, उसका भाव पहले वाले वाक्य में हो, वहां पे हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम अर्धविराम का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जिस वाक्य में भाव पूरा न होता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक पॉइंट और जो हमें याद रखना है कि अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम का प्रयोग भी हो सकता है, जो कि वर्तमान चलन में बहुत ज्यादा है। हम उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, चलिए देखिए।
उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट इसमें। जैसे हमने कहा वह एक धूर्त व्यक्ति है, वह एक धूर्त व्यक्ति है। ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे कलर से हम उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे दो वाक्य हैं। एक वाक्य ये है आपका वह एक धूर्त व्यक्ति है, और फिर जो दूसरा वाक्य है ऐसा उसके मित्र भी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर वाक्य है इनका भाव एक दूसरे में है, तो इन दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे? अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तो अर्धविराम की हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि इसकी जगह हम अल्प विराम का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कॉमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे समझा कि हम किस में अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, उस वाक्य में करते हैं, उन दो वाक्यों के बीच में करते हैं जिनमें एक दूसरे में उसका भाव निहित होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा चौथा है, यानी अगला, सॉरी चौथा नहीं तीसरा ही है अभी हमारा। देखिए अब इसके बाद हमारा ये अल्पविराम। अब अल्पविराम हमें पढ़ना है तो ये थोड़ा सा हमारा बड़ा है, लेकिन उस बड़े से पहले हमें एक चीज समझनी है कि जो भी हमने यहाँ पर दो जो विराम चिन्ह पढ़े, एक हमारा उपविराम और एक अर्धविराम, तो इनमें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनका प्रयोग कहाँ है, ये आपके सामने ना तीन है। एक तो है उपविराम, कंफ्यूजन होता है इनमें, उपविराम, दूसरा है अर्धविराम, और तीसरा है अल्पविराम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन तीनों से नहीं बल्कि इन दोनों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विराम चिन्ह की पहचान का पूछा जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से उपविराम कौन सा है, या निम्न में से अर्धविराम या अल्पविराम कौन सा है। तो आपने देखा ये उप, अर्ध और अल्प तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें अक्सर छात्रों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस कंफ्यूजन को समझने के लिए आपको ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसको देखो, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अपने दिमाग में ये जान लो कि ये जो अर्धविराम है ये दोनों, यानी इसके नीचे वाला और ऊपर वाला, इन दोनों से आधा आधा मिलके बनता है। तो अर्धविराम कैसा है? ऊपर बिंदी होती है और नीचे कॉमा होता है। ठीक है, तो ये अल्पविराम, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, क्या होता है? थोड़ा। तो अल्प से आप कर सकते हो कि ये जो हमारा अल्पविराम बनता है, कॉमा जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे बनता है, छोटा सा है, थोड़ा सा। और यहाँ पर अर्धविराम है, आधा है, तो इसके साथ मिला, और ऊपर उपविराम का आधा हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से, तीन तरीके से ऐसे करके याद रख लेना। इनके विराम चिन्ह की पहचान का ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ दोनों से, इन दोनों से। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो है अल्पविराम। जितने भी विराम चिन्ह हम पढ़ेंगे, हमारे विराम चिन्ह में हमारे सामने दो विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो है ही, साथ ही साथ लेखन के दृष्टिकोण से भी है। जैसे जो लोग सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो उन्हें विराम चिन्हों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है कि हमारे किस वाक्य में, किस पॉइंट पर, कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगना है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए अल्पविराम पढ़ते हैं। अल्पविराम हमारा थोड़ा सा बड़ा है, ये एक से अधिक प्रयोग होता है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट को समझते हैं कि हम अल्पविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पॉइंट यहाँ दिया है कि इसका प्रयोग हम बोलते समय थोड़े कम ठहराव के लिए करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो जाता है भाई, अल्पविराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य में थोड़े से ठहराव के लिए, थोड़े से रुकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि इसका प्रयोग हम कब करते हैं कि जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों। आपको इस चीज को समझना है, जब वाक्य में दो से अधिक समान पद आए हों और उनमें संयोजक शब्द और, तथा, एवं, व आदि की कोई गुंजाइश हो तो उस स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अभी ना ये परिभाषा तो ना समझ में नहीं आया थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा, मैं हर विराम चिन्ह को आपको उदाहरण से समझाऊंगी। उदाहरण से बहुत जल्दी से समझ में आएगा। उदाहरण यहीं पे लिख रही हूँ, एक उदाहरण लिख रही हूँ, बाकी फिर आप लोग इसे देखिएगा। थोड़ा इसे ऊपर कर देती हूँ। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, मेरे साथ साथ उतार लीजिएगा। यहाँ पर लिखिए जैसे करके उदाहरण हमें लेना है। यहाँ पे जो हमसे कहा गया है कि समान पदों में, तो समान पदों के लिए हमें क्या इसमें वाक्य लेना है। वाक्य लेते हैं, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल व्यक्ति थे। इसे लिखिए, राम सुंदर सुशील दयालु और सबल व्यक्ति थे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मैंने कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया। अभी हमें समझना है, ऊपर जो हमारा वाक्य दिया है उसको समझना है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि वाक्य में जब दो से अधिक समान पद आए हों, दो से अधिक समान पद। अब यहाँ पे समान क्या है, सुंदर सुशील दयालु और सबल, ये दो से अधिक हो गए। और समान पद क्या है, ये किसी के गुण को बता रहे हैं। तो गुण बताने वाले शब्द हैं ये सारे, चारों के चारों क्या है, एक जैसे हैं, समान हैं। अब ये दोनों आए हैं और इसमें हम अगर चाहें तो इन सबके बीच में अगर ये दो दो होते तो हम इनमें और लगा सकते थे। तो ये जो बात कही है ना कि उनमें संयोजक शब्द लगने की संभावना हो, तो जैसे हम चाहें तो ये कह सकते हैं राम सुंदर और सुशील थे, राम सुशील और दयालु थे, राम दयालु और सबल थे। ठीक है, हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं ना, संभावना है किसकी, संयोजक शब्द की। अब ये और तथा एवं चारों एक ही है, इनका अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पे हम तथा भी लगा सकते हैं कि राम सुंदर तथा सुशील थे, राम सुशील तथा दयालु थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना ऐसे। तो जब ऐसे वाक्य हमारे कहीं पर पद आते हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों के बीच में हम इस कॉमा का प्रयोग यानी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और अंतिम जो दो होते हैं उनमें हम इस योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं जब भी हम वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अल्प विराम का प्रयोग यानी इस तरह इन दोनों शब्दों के बीच में होता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसी लाइन से बन जाएगा सीधा। यानी अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नीचे एक ऑप्शन में लिखा होगा, दो समान पदों के बीच में करते हैं जब जो जिनमें संयोजक शब्द आने की संभावना हो। अगर ऐसे पंक्ति दिया होगा तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, उतार लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा पॉइंट है हमारा नंबर 2। नंबर 2 पर देखते हैं, ऐसे दो वाक्यों के बीच में जिनका भाव एक दूसरे में निहित हो। अभी अभी किया है हमने, जो हमने अर्धविराम किया था, ठीक है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर ना स्टार लगा लेना। स्टार क्यों लगाना है, क्योंकि हमने अर्धविराम पढ़ा था अभी। तो अर्धविराम के स्थान पर अल्प विराम आ सकता है, किंतु हर अल्प विराम के स्थान पर अर्धविराम नहीं आ सकता। तो यहां पर मैं जिन पॉइंट पर आपको ऐसे स्टार लगवा दूं, आप समझ लेना कि उन पॉइंट में अल्प विराम के स्थान पर अर्धविराम भी आ सकता है। तो सब जगह नहीं, कहीं कहीं पर आएगा। और ये एग्जाम में यहाँ से फिर क्वेश्चन बन जाता है कि अर्ध विराम के स्थान पर हम किस विराम का प्रयोग कर सकते हैं, तो अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं एक छोटा सा, जैसे हमने लिया कि वह स्वभाव का सख्त है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसे हम वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, जैसे वह
स्वभाव का सख्त है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, आपने ये वाक्य लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कॉमा का प्रयोग करना है। वह स्वभाव का सख्त है, यहाँ पे का भी लगा लीजिए, छूट गया है। वह स्वभाव का सख्त है, कॉमा यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, अल्पविराम का प्रयोग किया है। और हम जानते हैं दो वाक्यों के बीच में जब भाव अधूरा रहता है तो वहां हम अर्धविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट, दी गई संज्ञा या सर्वनाम के विषय में सूचना के रूप में आने वाली संज्ञा या वाक्य के पहले और बाद में हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। फिर से हमें ये बात नहीं समझ में आई, और इस बात को समझने के लिए हमें फिर वाक्य प्रयोग करना होगा। चलिए सबसे पहले तो हम संज्ञा को समझते हैं, संज्ञा की बात समझेंगे, यहाँ पर वाक्य बाद में करेंगे। तो वाक्य प्रयोग करिए, इसमें लिखिए, एक वाक्य हमें यहाँ लिखना है, रावण लंका का राजा, रावण लंका का राजा एक विद्वान था। देखो वाक्य हमने लिखा, क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर आपको यहाँ समझ में आ रहा है, आप यहाँ लिख रहे हैं कि हाँ हम ये बताना चाहते हैं कि रावण जो था ना वो एक विद्वान था। अब यहाँ पर रावण एक विद्वान था, इस वाक्य में कहना हम इतना ही चाहते हैं, लेकिन हमने इसमें ना लंका का राजा भी लगाया है। तो लंका का राजा किस लिए लगाया है? लंका का राजा लगाया है उस रावण की पहचान करने के लिए। तो जब हम ऐसे वाक्य लिख रहे होते हैं तो ये जो हमारी यहाँ पर संज्ञा है, लंका का राजा, एक प्रकार की संज्ञा ही है। किसके लिए है? वो रावण के लिए है। तो इसी संज्ञा के पहले और बाद में दोनों तरफ हम कॉमा लगाते हैं। तो ये आई किसके लिए है? ये रावण के लिए आई है, यानी रावण के लिए बात कही गई है। तो जब हम अगर इस कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे अपने इस वाक्य में, ऐसे जब लिख रहे हैं, तो ये हमारा ना वाक्य का भाव जो है अटपटा हो जाएगा। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज की पहचान इस तरह से लिखते हैं तो कॉमा का प्रयोग आप करते हैं उसके पहले और बाद में। तो यहाँ पे हमने वही पंक्ति में कहा है, दी गई संज्ञा या सर्वनाम। अब दी गई संज्ञा या सर्वनाम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ शुरुआत में जो है उसके लिए, उसके विषय में जो सूचना है उसके रूप में आई हुई कोई भी संज्ञा या वाक्य। अब यहाँ पे जो आपका ये दिया है ना, लंका का राजा, इस जगह पर एक वाक्य भी हो सकता था। ठीक है, तो भी कैसे हो सकता है? जैसे हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब नीचे यहाँ पे ना दूसरा वाक्य लिखो इसके। जैसे मान लो हमने कहा, मैं इसको मिटा रही हूं, यहां पे आपको लिखना है, जैसे हमने लिखा वाक्य सुभाष। अब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है क्योंकि हम सुभाष के बारे में वो सूचना देने वाले हैं जो एक वाक्य में, सुभाष कॉमा जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था एक अच्छे लेखक हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका कॉमा है ये और ये कॉमा ये आपका यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग है। जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था, ये एक पूरा वाक्य है जो किसकी पहचान बता रहा है, जो सुभाष की पहचान बता रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर यही समझना है, ये जो यहाँ बात कही गई थी उसी बात के बारे में हमने ऊपर वाले वाक्य में देखा कि रावण लंका का राजा एक विद्वान था, यानी उस वाक्य में हम सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि रावण एक विद्वान था, लेकिन लंका का राजा जो हमने उसमें जोड़ा वो रावण की पहचान के लिए जोड़ा, तो इसलिए दोनों ओर क्या लगेगा, हमारा कॉमा लगेगा, यानी अल्पविराम का प्रयोग होगा। दूसरे वाक्य में हमने देखा कि सुभाष जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था, तो जिनके विषय में मैंने तुम्हें कल बताया था ये वाक्य किसको प्रदर्शित कर रहा है, किसकी पहचान बता रहा है, सुभाष की, कि हम किस सुभाष के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वाक्य में मैसेज क्या है, इस वाक्य में सीधा सिंपल एक मैसेज है कि सुभाष एक अच्छे लेखक हैं। तो वो कौन सुभाष हैं, उनकी पहचान बताने के लिए जो वाक्य आया वो हमारा कॉमा के बीच में रहेगा, ठीक है। इसके दोनों ओर हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रयोग होता है हमारा तीसरा पॉइंट, तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चौथा पॉइंट हम लेते हैं। यहाँ दिया है, यदि वाक्य के बीच कुछ शब्द कैसे, जैसे पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिनमें, तथापि आदि, इस तरह के कोई वाक्य कोई भी शब्द किसी वाक्य के मध्य में आए हुए हों तो इन शब्दों के पहले अल्पविराम का प्रयोग होता है। यानी ये जितने भी, आप याद रख लीजिएगा कि पर, इसलिए, जो, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अतः, क्योंकि, जिनमें, तथापि, ऐसे जो ये शब्द हैं, अगर ये किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो यहाँ पर भी हम कॉमा का प्रयोग करेंगे इन शब्दों से पहले। तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए, जैसे तुम्हारा घर दूर है इसलिए मीरा जाना नहीं चाहती। तुम्हारा घर दूर है, कॉमा, इसलिए मीरा जाना नहीं चाहती। तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये जो हमारा शब्द है, इसलिए हमने शब्द से पहले यहाँ पे किसका प्रयोग किया, अल्पविराम का प्रयोग किया है। तो ऐसे वाक्यों के मध्य में लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला वाक्य लेते हैं, ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट नंबर 5, किसी व्यक्ति को संबोधित करते समय अल्पविराम का प्रयोग किया जा सकता है। ये लेटेस्ट है आपका। वर्तमान समय में यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आप किसी को पुकार रहे हैं, मान लो आपने कहा कि शीला एक गिलास पानी दे दो, तो आपने शीला का नाम पुकारा। तो अभी तक आपने पढ़ा था कि हम यहाँ पर किसी का जो हम संबोधित करते हैं तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग न करके आप अल्पविराम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमने वाक्य लिखा, हमने कहा शीला एक गिलास पानी दे दो। देखिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो शीला है, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता रहा है। हमें लगाना तो है, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो ये वाक्य हमारा गलत है। तो या तो हमें इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना होगा, या फिर अब वर्तमान समय में हम यहाँ पर
कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी को संबोधित करते समय हम नए किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर वाक्य आपको ऐसे लिख कर दे दिया रहे और उसमें आपको ऐसा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस चिन्ह की जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आंसर आपको देना है अल्प विराम। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे मत लगाना यहाँ पर। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को बताती हूँ, तो ये नहीं लिखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नंबर 6। कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ शब्दों के स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको यहाँ समझना, देखिए अल्प विराम हमारा बहुत ज्यादा ताकतवर है, शब्दों के स्थान पर भी इसका प्रयोग हो जाता है, तो हमें वो ध्यान देना है कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लो आपने कोई वाक्य कहा, आपने कहा कि यार मोहन जहां जाता है बैठ जाता है। आप थोड़े से रुकते हैं, यहाँ पर बैठ जाता है, तो थोड़े से रुकने का मतलब यहाँ आप अल्पविराम का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या बोलेंगे, अरे यार मोहन जहां जाता है वहां बैठ जाता है। वाक्य प्रयोग कर लीजिए, मोहन जहां जाता है। अब यहां पर अगर आप शब्द वहां का प्रयोग करते हैं तो आप रुकेंगे नहीं, लेकिन अगर आप सांस लेने के लिए थोड़ा ठहराव लेते हैं तो आपको यहाँ कॉमा का प्रयोग करना होगा। अगर आप इसको बिना सांस लिए यानी ऐसे ही डायरेक्ट बोलेंगे, यानी ये जो हमने कॉमा का प्रयोग किया है, अगर आप ऐसे बोलते हो मोहन जहां जाता है बैठ जाता है, थोड़ा सांस ले रहे हैं तो आप कॉमा लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं मोहन जहां जाता है वहां बैठ जाता है, तो यहाँ पर ये जो इसकी जगह शब्द आना था हमारा वहां, इस वहां शब्द को हटाकर यहाँ पर क्या लगा है, अल्प विराम लगा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह चिन्ह कौन सा है जिस चिन्ह के स्थान पर, यानी वह चिन्ह कौन सा है जो किसी शब्द को हटाकर स्वयं लग सकता है। तो वही हमारा कौन सा चिन्ह होता है, अल्प विराम होता है, जो क्या करता है, जिसने क्या किया, एक शब्द को हटाकर खुद लग गया, और जब हम इसको बोलते हैं तो हम वहां पर ठहराव ले लेते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि यहाँ क्या शब्द हो सकता है। जैसे मान लो दूसरा वाक्य हम देख सकते हैं कि मीरा कब तक आएगी कहा नहीं जा सकता। तो हमने जैसे ही कहा कि मीरा कब तक आएगी, ठहराव लिया, कहा नहीं जा सकता, तो ये जो ठहराव था यहाँ पे हम एक शब्द डाल सकते हैं कि यह कहा नहीं जा सकता, कि मीरा कब तक आएगी यह कहा नहीं जा सकता। तो यह को हटाकर हम कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पर लेते हैं, अगला पॉइंट है हमारा प्रत्यक्ष कथनों के मुख्य कथन से पहले, प्रत्यक्ष कथन के मुख्य कथन से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अब प्रत्यक्ष कथन क्या है, तो आपको पता है, हम जैसे कहते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग करिए, मानिए हमने लिखा यहाँ पर कि वैज्ञानिकों ने कहा पानी की बचत की जाए। वैज्ञानिकों ने कहा, कॉमा लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह शुरू करते हैं। डायरेक्ट कथन जो होते हैं, पानी की बचत की जाए, पूर्ण विराम लगा के उद्धरण चिन्ह बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है, तो ये जो पानी की बचत है ये हमारा क्या है, मुख्य कथन है, इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य कथन। तो प्रत्यक्ष हमारे कथन है उनमें उनका जो मुख्य कथन है उससे पहले
हमारा क्या लगता है, अल्प विराम, यहाँ हमने लगा रखा है, राइट। तो ये मुख्य कथन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, आपको पता है, लगाते हैं आप, ठीक। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अच्छा जैसे शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या बात कही है, वाक्य प्रयोग कर लीजिए। जैसे मान लो हमने कहा बस इतनी सी बात थी। दूसरा वाक्य लिख लीजिए, जैसे हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, वाक्य हमारा हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि हाँ, नहीं, बस, सचमुच ऐसे जो शब्द हैं, अगर इन शब्दों से पहले, इन शब्दों से कोई वाक्य शुरू होता है तो इन शब्दों के तुरंत बाद हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे ये वाक्य शुरू हुआ बस, तो यहाँ पे हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, बस इतनी सी बात थी। हाँ, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, तो ये वाक्य हो गया, तो यहाँ पे हम हाँ के बाद लगाएंगे। तो इस तरह से हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो अल्पविराम का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा जल्दी से फटाफट। ओके, देखिए, आप लोग अगर लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराया करिए कि लाइव क्लास हम नहीं ले पाए तो हमें चीज़ें समझ नहीं आएंगी या कोई दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को पता ही है, ऐसे भी मैं कमेंट्स आप लोगों का बहुत कम ही लेती हूँ, ना कि बराबर ही लेती हूँ, क्योंकि आपको पहले मुझे सुनना है और मुझे सुनने के बाद अपनी चीज़ों को समझना है, समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई बात नहीं समझ में आती है, वीडियो को आप बैक करके भी फिर दोबारा सुन सकते हैं। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अलग अलग, कहते हैं ना, अंतर होता है। कोई फ़ायदा ऑफलाइन का है तो कोई फ़ायदा ऑनलाइन का है। जैसे ऑनलाइन में फ़ायदा क्या है कि आप लोगों के पास एक बार वीडियो आ गई और वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपकी छूट जाती है या नहीं समझ में आती है तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। ऑफलाइन में फ़ायदा ये होता है कि ऑनलाइन में जैसे आप लोगों का दिमाग इधर उधर भटक जाता है, यहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, तो ऑफलाइन में आपकी बगल में छात्र बैठा होता है, आपको पता होता है कि मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस उसका जा रहा है, तो आप मेहनत करते हैं, कंपटीशन की भावना अपने मन में लेकर आते हैं। दूसरा डर आपको रहता है, टीचर भी आप पर नज़र रखता है, तो आप कोई गड़बड़ी नहीं कर पाते, सीधे सीधे पढ़ते हैं। तो ये एक ऑफलाइन का अपना फ़ायदा होता है। और फिर दूसरी चीज़ इसका फ़ायदा ये भी होता है, सारे दिन भर घर में बैठे बैठे कब तक आप बोर हो जाएंगे, थोड़ा बाहर निकलते हैं, व्यावहारिक चीज़ें सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के विचार आचार सब चीज़ों से आप परिचित होते हैं, तो आपका अनुभव बढ़ता है। तो लोगों से जितना ज़्यादा आप मिलते हैं, बात करते हैं, आपका अनुभव उतना ही बढ़ता है। तो इसलिए ऑफलाइन क्लास अपने आप में एक स्थान तो रखती ही है। लेकिन आप जैसे ओल्ड छात्र हो, काफ़ी समय हो गया है इस ऐप को डाउनलोड किए, तो एक बार प्ले स्टोर पे जाके आप उसको अपडेट कर लीजिए। और अपडेट जब कर लेंगे तो वो चीज़ें ना आपकी दिखने लग जाएंगी, आपको शो हो जाएंगी। तो क्लास अगर आपकी लाइव चल भी जाती है, उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है डाउनलोडिंग का, तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, बाद में देख सकते हैं। मैं ये चीज़ नहीं कहती कि आप लाइव वाली क्लास में ही देखें, या ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस बाउंडेशन आप लोगों के पास एक ही है कि मैंने जो आपको सिखाया है, जो समझाया है, जब आपने मेरी क्लास देख ली उसके बाद आपके पास ये चांस नहीं बचता कि आप उसे भूलें। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें सीखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने उतार लिया होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं रहता, मुझे बस यही टेंशन रहती है कि पता नहीं आप लोग नोट्स कैसा बना रहे होगे अपना, और कभी मौका लगे तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा आप लोग अपने नोट्स कि आप किस तरह से बना रहे हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है। हमने यहाँ पर देखा, मतलब 4 पॉइंट हमने किए अल्प विराम तक। अगला हमारा जो विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप जानते हो, समझते हो। जब भी किसी वाक्य में प्रश्न का बोध होगा, प्रश्न का भाव होगा, वहीं पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या जिस वाक्य के अंदर हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा, उन सारे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रश्नवाचक शब्द दिखाई तो दे रहा है लेकिन वाक्य में प्रश्न का बोध नहीं है, मतलब वाक्य में प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। यही इसमें एक टास्क है, यही इसमें एक चैलेंज है हमारे एग्जाम की तरफ से, जो हमें यहाँ सीखना है। तो सबसे पहले हमें सीधी सिंपल सी बात ये जाननी है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, ये जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगाते हैं, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, जहाँ प्रश्न का बोध होगा तो प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य के अंत में हम विराम चिन्ह की जगह, पूर्ण विराम चिन्ह की जगह, जो पूर्ण विराम होता है उसकी जगह हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। हमने मान लो कहा कि वहां कौन था, उदाहरण में लिख लो, जैसे वहां कौन था। अब ये आपने लिखा, अगर आपने यहाँ पर ये लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कुछ कि वहां पर कौन था, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह और यही हमसे पूछा जाएगा। अब ये वाक्य हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा मैडम, जहाँ पे हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, किस लिए, तो ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य में ये होंगे तो लगभग सब, हर जगह की बात नहीं कर रहे, 90% हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हम कहाँ नहीं लगाएंगे, तो मैडम ये जो 10% जो बच गया इसको बताइए। तो आपको देखो समझना है, इससे पहले आप दूसरा पॉइंट समझिए कि प्रश्न के भाव वाले वाक्य में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को, प्रश्न का भाव वाला वाक्य क्या होता है जी, तो जैसे मान लो मैंने कहा अच्छा आप पढ़ रहे हो, तो मेरा जो फेस एक्सप्रेशन है वो कैसा था, प्रश्न वाला। अच्छा आप पढ़ रहे हो, तो मतलब यहाँ पर मैं प्रश्न कर रही हूँ कि क्या तुम पढ़ रहे हो। तो जैसे जिस वाक्य के अंदर क्या पहले लगने की संभावना पाई जाती है, या तुम बाजार जा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, या तुम सो रहे हो, हम इस तरह से जो पढ़ते हैं जिस पे थोड़ा स्ट्रेस डाल के पढ़ते हैं, तो बोलते हैं, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं, प्रश्न वाले भाव लिए हुए वाले वाक्य होते हैं। तो हम इनके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा तुम पढ़ रहे हो, या तुम अभी तक पढ़ रहे हो, जैसे हमने लिखा तुम अभी तक पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, एक प्रश्न वाला, मतलब प्रश्न के भाव वाला वाक्य है। तो प्रश्न के भाव वाला वाक्य है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में भी हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान ये है कि इनके आगे ना हम क्या लगा सकते हैं, है ना। हम अगर क्या नहीं बोलते हैं, अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देते हैं, तो हमारा ऐसे भाव वाले वाक्य कहलाते हैं। नहीं तो हम इनके आगे क्या भी लगा सकते हैं, और क्या लगाने के बाद भी हमारे वाक्य में कोई अंतर नहीं आता, वैसा सेम टू सेम भाव आता है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या दिया है, कभी कभी प्रश्नवाचक शब्द होने पर भी वाक्य का भाव प्रश्नवाचक नहीं होता। इसको आपको समझना है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और फिर भी हमारे जो वाक्य है उसका भाव जो है वो प्रश्नवाचक नहीं है। कैसा भाव है, बताने वाला, आंसर देने वाला। तो ऐसे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। और आपके एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन यही है। ऐसे घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे कि आप एकदम से चकमा खा जाते हैं। वाक्य कैसे होगा, तो इसमें कुछ वाक्य लिख लो। जैसे मान लो
हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा कि राजीव ने मुझको बताया था कि वह कल कहाँ गया था। वाक्य हम लिखते हैं यहाँ पर। अब जैसे वाक्य हम लिख रहे हैं, लिखिए इसको मेरे साथ। राजीव ने मुझे बताया है कि वह कल कहाँ गया था। अब देखिए ये वाक्य है। इस वाक्य में आपको ये बताइए कि जब ये कहा गया है कि राजीव ने मुझे बताया है कि कल वह कहाँ गया था, क्या इस वाक्य में कोई प्रश्न किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। कुछ पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा। तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ बताया जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है। तो जब उत्तर दिया जा रहा है तो स्वाभाविक है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैडम इसमें तो यहाँ पर कहाँ आया है, कहाँ शब्द, ये तो प्रश्नवाचक होता है। तो हमें इस बात पर अब कोई ध्यान नहीं देना है, हमें देखना है वाक्य का भाव। तो इसी तरह से होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया कि निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य बताइए। आप समझिएगा, आप मुझे आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको प्रश्न दे रही हूं और आप मुझे आंसर दीजिएगा। कहा था निम्न में से प्रश्नवाचक वाक्य बताना है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रही हूं, आप समझना। प्रश्नवाचक वाक्य बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ था, जो हमने उदाहरण लिखा अभी, वही कि मुझे राजीव ने मुझे बताया कि वह, मैं शॉर्ट लिख दे रही हूं, कहाँ गया था। ठीक है। दूसरा वाक्य, मीरा बता रही थी कि डॉक्टर क्यों नहीं आया। ठीक है। सी वाक्य, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। ठीक है। और डी आंसर था उपर्युक्त सभी। अब आंसर बता दीजिए, आप लोगों को पता है, होशियार बच्चे हो आप लोग, एकदम फटाफट। पूछा नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? सीधी सिंपल सी बात है, इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, बस आपको बताया नहीं गया है, उस चीज से अवगत नहीं कराया गया। चलिए आंसर दीजिए अब आप लोग अपने। चलिए आंसर दीजिए। सी आंसर दे रहे हैं। सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अब तो आप लोग एकदम से ना होशियार बच्चे हो गए हो, आप लोगों को आता है इस चीज के बारे में। तो आपको ये बात याद रखनी है, यानी हमें देखने में तो पता कैसा लग रहा है, हमें देखने में लग रहे हैं कि हम ये देख सकते हैं कि राजीव ने मुझे बताया कि वह कहाँ गया, यहाँ पे है ना, क्यों नहीं आया,
ये भी प्रश्नवाचक है, और यहाँ पे फिर से क्यों आ रहा है, ये भी प्रश्नवाचक है। ऐसे सोच के हम इसका आंसर डी लगा सकते हैं। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई प्रश्न किया गया है। प्रश्न हमसे जब किया जाता है या कुछ चीज पूछी जाती है और उसका हम आंसर देने की स्थिति में हो या आंसर देने की स्थिति में ना हो, तो ये आपको समझते हुए उसका आंसर देना है। तो आपको पता है कि राजीव ने बताया है कि वह कहाँ गया था, वो ये नहीं पूछ रहा कहाँ गया था, बस ये बताया जा रहा है कि राजीव ने बताया था मुझे कि वो कहाँ गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ बात कही गई है। दूसरा, मीरा बता रही थी कि डॉक्टर क्यों नहीं आया। भाई जिसको बता रही थी उसको बता दिया है कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, यानी प्रश्न का आंसर वहां हुआ है, हमारे साथ नहीं है, हमें जानना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वाक्य आपके नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, तो आपको पता है डी अपने आप कट जाएगा और आंसर हमारा क्या है, सी, क्योंकि इसमें सीधा कहा गया है कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब ये जो तुम है ये आंसर देगा हमें कि बाजार क्यों जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको समझनी है। जैसे यहाँ पर आप एक वाक्य लिख लो, यहाँ बता देती हूँ, आपकी वाक्य शुद्धिकरण में आ जाता है, क्योंकि प्रश्न की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा। एक वाक्य है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, साथ में लिख लीजिए, आपको इसे सही करना है। शिक्षक ने प्रश्न किया। दूसरा वाक्य, शिक्षक ने प्रश्न पूछा। ये दो वाक्य हैं, इसमें से आपको सही और गलत बताना है, ए सही है या बी सही है। ठीक है, सही बताना है आपको, ए सही है या बी सही है, और ये जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है। आपके वाक्य शुद्धिकरण में ये पूछा जाता है, फटाफट से बताइए, फिर हम जल्दी से क्लास फिर फिनिश करते हैं आज की। जल्दी आंसर बताइए, ए सही है या बी सही है। सही आपको बताना है। शिक्षक ने प्रश्न किया, शिक्षक ने प्रश्न पूछा, ए या बी। आंसर बता रहे हैं आप लोग बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए, बहुत कम लोगों ने बताया है, बाकी सब लोग बी बता रहे हैं। चलिए इसको सही कर लीजिए, आपको इसमें करना है। देखो आपका जो इसमें वाक्य सही है वो ए सही है और ये गलत है। आप कहेंगे क्यों, तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देनी है कि प्रश्न किया जाता है, पूछा नहीं जाता, क्योंकि प्रश्न किया जाता है, पूछने का मतलब ही होता है प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न और पूछा, पूछा का अर्थ ही होता है प्रश्न करना, राइट। तो ये नहीं कहेंगे शिक्षक ने प्रश्न किया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, तो ये गलत होता है। आपके वाक्य शुद्धिकरण में पूछा जाता है बार बार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न किया जाता है। जैसे मान लो कभी अगर मैं कहती हूँ ना कि एक प्रश्न पूछूं, तो ये गलत है। क्या बोलना चाहिए, एक प्रश्न करूं। या आपने देखा होगा कि मैं जब भी कभी आपसे बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ इस चीज को कि एक प्रश्न करती हूँ, एक प्रश्न किया, एक प्रश्न पूछा, अगर मैंने बोला है तो फिर वो गलत है, और जो लोग बोलते हैं वो गलत है। हम लोग बहुत ज्यादा अपने ना डेली रूटीन में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो वाक्य में व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत होते हैं, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान किस पर देते हैं, भाव पर, फीलिंग पर। मैंने जिस भाव से उस वाक्य को बोला,
आपने उसी भाव से उस वाक्य को समझ लिया, तो भाव का आदान प्रदान तो हो गया, लेकिन जो पर्टिकुलर वाक्य है वो हमारा वाक्य गलत है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे प्रचलन में रहते हैं और यहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो हम अपनी डेली रूटीन की चीज़ों पे देखते हुए ध्यान में रखते हैं कि शायद ये गलत है, शायद ये सही है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत बोलते रहते हैं और वो सही नहीं हो पाता। तो ये चीज़ आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, खास करके जिनके एग्जाम में, जो सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं उनके एग्जाम में वाक्य शुद्धिकरण में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो याद रखना है आपको। प्रश्न वाला वाचक चिन्ह की बात कर रहे थे हम, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। एक छठा पॉइंट फटाफट से कर लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा और यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। कल इसके आगे हम फिर क्लास लेंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट ख़त्म हुई थी, इसलिए जल्दी से फटाफट कर देते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात करें तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको पता है हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, वहाँ पर कोई हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, भय, आश्चर्य, प्रेम आदि जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग कर सकते हो, जैसे हमने कहा कि जया दरवाजा खोलो। हम पहले किसी को संबोधित कर रहे हैं, जया दरवाजा खोलो, जरा दरवाजा खोलो, ऐसे ही लिख दो। अब लिख गया तो जया जरा दरवाजा खोल दो, ठीक है। इस तरह से तो हमने वाक्य विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे हम दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। जैसे हम लिखते हैं अरे, तो ये क्या है, आश्चर्य, आश्चर्य को वो कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो अरे, तो विस्मयादिबोधक, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम इतनी जल्दी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह था। तो आपको पता ही है इसके बारे में कहाँ पे प्रयोग करना है। अब हम कल करेंगे उद्धरण चिन्ह इससे आगे, ठीक है। तो आज की क्लास फिर इतनी ही करते हैं। चलिए, आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।